ये इस ड्रामा का तीसरा एपिसोड है। एपिसोड की शुरुआत में ताई गुरु अपने एक शिष्य के आत्मिक शक्ति पर काबू पाने की प्रक्रिया को देख रहे थे। ये है कुल्लून। कुल्लून ताई पर्वत और ताई गुरु का सबसे होनहार और योग्य शिष्य है। ताई गुरु इसे अपनी बेटी फीफी से भी ज़्यादा योग्य और फीफी से भी ज़्यादा कुल्लून को ही प्यार करते हैं। आज कुल्लून अपनी आत्मिक ऊर्जा पर काबू पा लेता है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसी की आत्मिक ऊर्जा उसे पागल कर देती। कुल्लून के आत्मिक ऊर्जा पर काबू पा लेने की वजह से आज ताई गुरु उस पर बहुत खुश थे, क्योंकि पिछले 1000 सालों में पहली बार किसी ने आत्मिक ऊर्जा पर काबू पाया था। ताई गुरु कुल्लून को ताओशिम युद्ध के लिए होने वाली प्रतियोगिता में कुल्लून को ही प्रतियोगिता जीतने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कुल्लून के जैसा कोई भी योद्धा किसी भी गुरुकुल में नहीं था। और कुल्लून भी ताई गुरु को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है और ताई गुरु की सारी अपेक्षाओं पे खरा उतरना ही कुल्लून के जीवन का लक्ष्य है। ये है युनकी। युनकी कुल्लून का छोटा भाई है। युनकी कुल्लून से कितना प्यार करता है ये कुल्लून कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सभी मिलकर फीफी की सफलता का जश्न मनाने शहर के लालटेन फेस्टिवल में जाने का प्लान बनाते हैं, पर कुल्लून और गुरुकुल के किसी भी शिष्य को शहर जाना और ड्रिंक करना वर्जित है। इसीलिए छुपते छुपाते शहर पहुंच जाते हैं और एक ढाबे पे जाते हैं और वहाँ की ऑनर इन्हें पहचान लेती है, पर ये तीनों इन्हें बताते हैं कि फीफी अपने पहले ही मुहिम में सफल हुई है, इसीलिए हम इसकी सफलता का जश्न मनाने यहाँ आए हैं। इन तीनों के रिक्वेस्ट करने पर बार की ऑनर मान जाती हैं और इन्हीं के साथ ये भी सेलिब्रेट करती हैं। फीफी इस शहर की खूबसूरती को देखकर इसी शहर में सुकून से रहना चाहती है। कुल्लून और युनकी के साथ ये तीनों वादा करते हैं कि ताओशिन प्रतियोगिता के बाद ये तीनों एक परिवार के जैसे एक घर में रहेंगे। कुल्लून कुल्लून के ताओशिन योद्धा बनने की ललक देखकर युनकी कुल्लून को इतना दबाव लेने से मना करता है। सुबह होती है और कुल्लून का नशा अभी तक उतरा ही नहीं था। कुल्लून की हालत देखकर फीफी युनकी से बोलती है कि केवल शराब ही कुल्लून को हरा सकती है, पर युनकी फीफी से मजाक करते हुए बोलता है कि ज़रा धीरे बोलो, कहीं दानवों ने सुन लिया तो। फीफी के जाने के बाद युनकी कुल्लून को भरोसा दिलाता है कि वो ही ताओसिन योद्धा बनेगा। ये सुनकर कुल्लू नींद में ही मुस्कुराने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दानव लोग का सीन दिखाया जाता है। पिछले 3 साल के अकाल की वजह से वहाँ कुछ भी खाने को नहीं था। हर तरफ भुखमरी और तबाही फैली हुई थी। तभी कुछ दानव महल के लिए खाना ले जा रहे थे। ये सभी दानव उनसे खाना मांगने और छीनने लगते हैं। वहीं महल में दानव सम्राट अपने साथियों से पूछते हैं कि कैसे हम इंसानी दुनिया पर हमला कर सकते हैं। ये मंत्री बताते हैं कि महाराज, वायुदाना अपनी शक्तियों से केवल कुछ पल के लिए ही भगोड़ा कवच में छेद कर सकता है और हमारे सैनिक इस शैतानी यान में बैठकर धरती पर जा सकते हैं। पर दानव सम्राट वायु दानव से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी मारे जाओगे। पर ये दानव साम्राज्य के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता है, पर राजमाता उन्हें ऐसा करने से मना करती है। दानव राजमाता बोलती हैं कि हजारों सालों पहले हुए युद्ध में तीनों लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था और अगर इस बार भी ऐसा हुआ और अगर इंसानों ने हमें पराजित कर दिया तो दानवों का वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अपने भविष्य देखने की शक्ति से देवता यांग जियान के भविष्यवाणी का सही अर्थ निकाल लूंगी। पर सभी भुखमरी से परेशान दानव कवच तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दानव सम्राट के मना करने पर ये नहीं मानते और भगोड़ा कवच की तरफ भागने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए दानव सम्राट सामने आते हैं और उन्हें मना करते हैं। दानव सम्राट के मना करने पर भी ये लोग भगोड़ा कवच की तरफ बढ़ रहे थे और जल के राख हो जा रहे थे। ये शब्द देखकर दानव सम्राट को ही उन्हें मारना पड़ता है ताकि सभी डर जाएं और भगोड़ा कवच की तरफ न जाएं। अपने ही लोगों पर हमला करके दानव सम्राट ग्लानि से भर जाता है। तभी राजमाता दानव सम्राट को उसके पिता की कई बातें याद दिलाती हैं कि उसके पिता ने उससे कहा था कि इंसानों का मुकाबला करने के लिए उसे किसी दूसरी दुनिया में जाना होगा और युद्ध की तैयारी करनी होगी। दानव सम्राट दूसरी दुनिया में जाने से पहले अपनी शक्ति का प्रतीक अंगूठी मंत्रियों को देता है और उसे अंगूठी को दिखाकर सबको बोलता है कि जो इस अंगूठी को पहनेगा वही दानव सेना का नेतृत्व करेगा। ये बोलकर दानव सम्राट दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहाँ ये अपने पिता मतलब पहले दानव सम्राट को देखता है। दानव सम्राट के पिता उसे बताते हैं कि तुम्हारी तरह मैं भी यही सोचता था कि इंसान और शैतान कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, पर पहले युद्ध से पहले मैं बुराई की दुनिया में महारानी लिंगियों से मिलने गया था। वो भविष्य देख सकती हैं। उन्होंने कहा था कि
ये युद्ध इंसानों और दानव दोनों लोगों के खत्म होने का प्रथम चरण होगा और आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा था, युद्ध को टालने का एक तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम्हें आखिरी विद्या सीखनी होगी। और ये सीन यही कट हो जाता है। और अगले सीन में हम इस ड्रामा के सेकंड फीमेल लीड को देखते हैं। इसका नाम जी ल्यूली है। दानव राजमाता इसे भी अपने सैनिकों के साथ धरती पर भेजना चाहती हैं और ताउसिम योद्धा को ढूंढने का आदेश देती हैं। चलिए, इतने सारे सीन के बाद फाइनली हम जैंगलिंग को देखते हैं। ये अभी भी अपना रास्ता ढूंढने के लिए फिर से किसी पत्ते का इस्तेमाल करता है। तभी वहीं उसे एक लड़का मिलता है। वो लड़का उससे ताई पर्वत का रास्ता पूछने लगता है। दरअसल ये अग्निगुरु का शिष्य है और इसका नाम सैंग फैंग है। पर जैंगलिंग जवाब देता है कि वहाँ का रास्ता तो मुझे भी नहीं पता। जैंगलिंग उससे पूछता है कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो। पर ये लड़का जवाब देता है कि वहाँ 5 पर्वतों के गठबंधन की प्रतियोगिता होने वाली है। क्या तुम भी वहाँ जाना चाहोगे? जैंगलिंग मना करने लगता है। पर जब वो ताउसिम का नाम सुनता है और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पिता का दिया हुआ बटुआ खोलता है और वो बटुआ उसके ताउसिम के बारे में सुनने के लिए था। उसके पिता ने उससे कहा था कि अगर तुम कभी ताउसिम का नाम सुनो तो उस प्रतियोगिता में भाग जरूर लेना। इन बातों को याद करके वो भी उसके साथ ताउसिम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ फीफी और सभी गुरुकुल के शिष्य प्रतियोगिता के लिए अभ्यास करते हैं, क्योंकि 2 दिनों बाद प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। अगले सीन में फीफी के पिता ताई गुरु फीफी को बुलाकर उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मना करते हैं और फीफी मान भी जाती है, क्योंकि आज तक फीफी ने अपने पिता की हर बात मानी थी, वो भी बिना कोई सवाल किए। इस बार फीफी अपने पिता से वजह जानना चाहती है कि क्या उसके पिता उसे एक अच्छा योद्धा नहीं समझते। ताई गुरु जवाब देते हैं, 2 दिन बाद होने वाली प्रतियोगिता में जान का बहुत खतरा है और तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद तुम ही मेरी अपनी आखिरी बची हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कुछ हो जाए। इसके बाद फीफी कोई जवाब नहीं दे पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि दिन भर के अभ्यास के बाद यूनकी भी थका हुआ है, पर वो कुल्लून का इतना ख्याल रखता है कि कुल्लून का भी सारा काम वो खुद ही करता है, ताकि कुल्लून मन लगा के अभ्यास कर सके, ताकि वो ही ताउशिम योद्धा बने। यू यूनकी का कुल्लून शुक्रिया करता है और बोलता है कि तुम हो, सिर्फ इसलिए मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ। जो काम मुझे करना चाहिए वो भी तुम ही करते हो। तुम मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो। चलिए, दोनों भाइयों का प्यार देखने के बाद अब सीन आगे बढ़ता है। अगले सीन में सभी बातें कर रहे थे, तभी फीफी वहाँ से गुजरती है। कुल्लून फीफी को भी उनके साथ आने को बोलता है, पर फीफी वहाँ से उदास होकर चली जाती है। फीफी को उदास देखकर कुल्लून और यूनकी भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। कुल्लून के पीछे पीछे आने की वजह से फीफी एक जगह बैठ जाती है। कुल्लून के पूछने पर फीफी कुल्लून को बता देती है कि पिताजी ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने से मना किया है। पर कुल्लून फीफी से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? फीफी जवाब देती है कि मैं लाख कोशिश कर लूँ, पर प्रतियोगिता में तुम्हें नहीं हरा सकती। तो क्या इसका ये मतलब है कि मुझे पहले ही हार मान लेनी चाहिए? लून जवाब देता है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम सालों से अभ्यास कर रही हो और ये सही मौका है दुनिया को बताने का कि फीफी सिर्फ गुरुदेव की बेटी ही नहीं, एक महान योद्धा भी है। पर एक तरफ से जो हुआ वो ठीक ही हुआ, क्योंकि तुम्हारे पिता की ही तरह मैं भी तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ ना हो। तुम समझ रही हो ना? और इतने समय में तुम शहर में घर लेकर रह सकती हो, ताकि लड़ाई से लौटने के बाद मेरा अपना घर हो और जहाँ मैं आराम से रह सकूं और तुम हमेशा खुश रहो। यही मैं चाहता हूँ। और फिर भी तुम्हारा जो फैसला होगा, यूनकी और मैं हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। फीफी बोलती है, अगर तुम दोनों मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं और मैं जो भी फैसला लूँगी हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। अगले सीन में हम फीफी को देखते हैं, जो सोचती है कि सिर्फ बैठे रहना काफ़ी नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। जब कोई रास्ता चुनना होता है तब अगर हम सोचें कि ये सही है या गलत तो सिर्फ सोचते रह जाएंगे, लेकिन रास्ता नहीं चुन पाएंगे। अब समझ आ रहा है, सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे तभी हम किसी सफ़र पे निकल पाएंगे।
2 दिन बीत जाते हैं और प्रतियोगिता वाला दिन आ जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी योद्धा गुरुकुल पहुंच जाते हैं। यूनकी बोलता है कि फीफी यहाँ नहीं आई है, लगता है उसने प्रतियोगिता में भाग ना लेने का फैसला किया है। तभी वहाँ फीफी आ जाती है और सभी उसे ही देखने लगते हैं। जब फीफी जैंगलिंग की को वहाँ देखती है तो उसे इग्नोर कर देती है और जैंगलिंग और फीफी अपने बीते पलों को याद करने लगते हैं। फीफी चैंगफैंग से तो पूछती है कि वो कैसा है, पर जैंगलिंग से कुछ भी नहीं बोलती और जितनी खुशी से फीफी कुल्लून से मिलती है, जैंगलिंग भी समझ जाता है कि शायद यही कुल्लून है और ये है सफ़ेद बालों वाला ली टी लैंग और ये गठबंधन से नहीं है बल्कि किसी अन्य गुरुकुल से है और ये तीनों संगीत गुरु के शिष्य हैं। ये पृथ्वी गुरु के शिष्य हैं, चैंगफैंग अकेला अग्नि गुरु का शिष्य है और ये हैं ताई गुरु के शिष्य और तलवार गुरु का कोई शिष्य नहीं है। इसका कारण हम अगले परीक्षाओं में जानेंगे। बाकी के जो योद्धा हैं वो गठबंधन से नहीं बल्कि अलग अलग गुरुकुल से आए हुए हैं। अगले ही पल पांचों पर्वतों के गुरु वहां आते हैं और सभी को बताते हैं कि इस प्रतियोगिता को जीतने वाले 49 योद्धा ताओशिम युद्ध प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे और उनमें से भी केवल एक ही ताओशिम योद्धा बनेगा और बाकी सभी मारे जाएंगे। प्रतियोगिता के 10 पड़ाव होंगे जिनमें से ये 5 तो कुल प्रमुख ही लेंगे और 5 परीक्षाएं कुदरत खुद ही लेगी। पहला परीक्षा शुरू होता है और सभी को एक एक थैली में से अलग अलग रंग के पत्थर चुनने होंगे। सभी अलग अलग रंग के एक एक पत्थर ले लेते हैं। ताई गुरु भी झोली से एक पत्थर ले लेते हैं। वो थैली में से एक पत्थर निकालते हैं और उनका पत्थर हरे रंग का होता है। वो सभी योद्धाओं को बोलते हैं कि जिनके हाथों में हरा पत्थर है वो आगे आए। हरे पत्थर वाले सभी योद्धा आगे आते हैं। ये तो खुशी हो रहे थे और अगले ही पल इन्हें बता दिया जाता है कि ये परीक्षा और ताई पर्वत छोड़कर ये तुरंत ही वहाँ से चले जाएं। क्योंकि ये किस्मत की परीक्षा थी और अगर किस्मत साथ ना हो तो तुम जीत नहीं सकते। ये सभी परीक्षा से बाहर निकलने से मना करने लगते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है और अगर ये परीक्षा इस तरीके का होगा तो देखते हैं ये परीक्षा कौन कौन से मोड़ लेता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।